हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज से अपने इंग्लिश स्पेशल फाउंडेशन बैच के फर्स्ट सेशन को, यानी फर्स्ट क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग इस क्लास में जानेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर क्या है, लैंग्वेज क्या है ना, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। कल के सेशन में हमने आपको पढ़ाया था कि इंग्लिश का जो डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस है, यानी इंग्लिश का जो रेंज है, जो स्कोप है, वो हमारे दैनिक जीवन में यानी डेली लाइफ में किस हद तक कारगर होता है। तो उन सारी बातों को आपने जाना और सीखा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश को जो लैंग्वेज मानते हैं, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले बात करने से पहले हम ये बता दें आपको कि जब ये इंग्लिश और ग्रामर जब दो शब्द आए होंगे तो किसी न किसी व्यक्ति ने इन सारे शब्दों को डिफाइन किया होगा। तो सब उसी क्रम में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फिर फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि ये दो ही टर्म है जो हमें इंग्लिश में पढ़ना है। देखिए, ग्रामर जो होता है वो ग्रामर क्या है? ग्रामर रूल्स का एक सेट है ना। सेट का मतलब कह सकते हैं कि एक कंप्लीट उसका एक पैकेज है जहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए, चाहे हम लोग फ्रेज की बात करें, क्लाउज की बात करें, वर्ड्स की बात करें, ये सब आपस में कैसे कंबाइंड रहते हैं, बने रहते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इन सब को बेहतर ढंग से बताने का तरीका जो होता है, यही ग्रामर होता है। इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने कल ही कहा था आपको कि इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिखा है। तो ये जो है शब्द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे नाम याद रखिएगा आप लोग, जेफरी चौसर। और फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर का नाम आप लोग याद रखिएगा, लिंडले मूरे। याद करने का सिंपल तरीका क्या हो गया? यहाँ पे ग्रामर जी से ग्रामर स्टैंड कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोलना है? लिंडले मूरे एल से बोलना है। और फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे एल से लैंग्वेज है, यानी जी से यहाँ बोलना है। तो ये एल के साथ जी का कॉम्बिनेशन और जी के साथ एल का कॉम्बिनेशन, कभी ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद करने में थोड़ा आपको हेल्प आसानी हो जाएगा। तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हो गया जेफरी चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हो गया लिंडले मूरे। ये दो टर्म आप लोग याद रखिएगा, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं इस लैंग्वेज के बारे में, यानी इंग्लिश जो लैंग्वेज है और इंग्लिश ग्रामर, इस ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर के बारे में केवल आप यही जान लीजिए कि ग्रामर जो है, ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स, कह सकते हैं आप लोग। सेट ऑफ रूल्स मतलब नियमों का एक संग्रह है, ठीक है, जो क्या डिफाइन करता है स्पेशली? तो द कंपोजिशन ऑफ क्लाउजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, है ना, इन सारे चीज़ों को ये डिफाइन करने का काम करता है। लेकिन ये तो लिंग्विस्टिक के आधार पे हो गया कि भाषाविदों ने ग्रामर को ऐसे बताया है, इस ढंग से बताया है। एक्चुअल अगर बेसिकली बात किया जाए तो ग्रामर है क्या? तो ग्रामर को आप सिंपली कह सकते हैं कि हमें तीन तरह से ग्रामर को हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब तीन तरह कहने का मतलब इसमें तीन बेस कंपोनेंट हमारा है, ठीक है। वो क्या क्या है भाई? तो जो हमें सिखाता है पढ़ने के लिए, हमें सिखाता है लिखने के लिए, हमें सिखाता है बोलने के लिए। लेकिन इन तीनों को अगर हम एक पैकेज में बांध दें और जोड़ दें तो कैसे पढ़ने के लिए, कैसे लिखने के लिए और कैसे बोलने के लिए, तो वहाँ पे एक शब्द आपको ऐड करना होगा कि शुद्ध पढ़ने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए। यही तीन चीज़ आएगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि आपको जो कुछ भी लिखना, पढ़ना और बोलना है वो करेक्टली होना चाहिए, यानी शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। बचपन में हमें ग्रामर की परिभाषा यही पढ़ाई जाती है और ये सच भी है, क्योंकि आप जहाँ कुछ भी, जैसे स्पोकन इंग्लिश अगर बात किया जाए तो स्पोकन इंग्लिश में लोग ग्रामर की उतनी इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। गोना वाना ऐसा कुछ आप समझते हैं ना, तो हम लोग यूज़ कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामर में अगर बात किया जाए तो ग्रामर में ऐसा टर्म यूज़ नहीं करते, वो स्लैंग मान लेते हैं हम लोग कि ऐसा टर्म जो है वो ग्रामर में स्लैंग है, यानी सुपरफ्लुअस है, या उसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनफॉर्मल होता है वो, ठीक है। तो ग्रामर चूँकि एक रूल्स है, रूल्स का एक सेट है, इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। जबकि स्पोकन इंग्लिश में ये कोई खास मायने नहीं रखता है कि हम ग्रामेटिकली सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग सामने वाले इंसान के पास जिनसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में एक दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। बिना ये ध्यान रखे
कि ग्रामेटिकली सही है या नहीं। ठीक है, तो यही अंतर होता है स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामेटिकल फॉर्म जो हम लोग बात करते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक बेसिक चीज़ें भी ध्यान देना है। चलिए, तो इन दोनों टर्म के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा आते हैं, डिफाइन करते हैं। ये दोनों टर्म आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, दो टर्म है। सबसे पहले हम लोग ग्रामर के बारे में बात करते हैं। अगर तो अभी आपने पढ़ा कि ग्रामर जो है वो क्या है, इट इज द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ रूल्स, नियमों का क्या है, सेट है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, देखिए, क्लाउजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस, इस ढंग को, इन सारे चीज़ों को कैसे फॉर्म किया जाता है वही हम लोग को सिखाता है ये सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत। ठीक है, देखिए, इसको अभी डिफाइन नहीं करना है, इसे लिख करके नहीं, केवल आप समझते जाइए बातों को। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग इसको मान सकते हैं फिर कि जो आपको सिखाता है क्या करने के लिए भाई, रीडिंग करने के लिए, राइटिंग और स्पीकिंग। कैसे सिखाता है, तो ये सिखाता है आपको करेक्टली। इन जिन चीज़ों से आप पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए सीखेंगे करेक्टली, वही क्या होगा, ग्रामर का एक फॉर्म होगा। ठीक है, आप देखिए, अगर ऐसा बात किया जाए कि ये सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत हम लोग क्लाउज को, फ्रेज को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को बनाते हैं, और जैसे बनाते हैं ये सही तरीके से, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे आप लोग वर्ड्स। देखिए, वर्ड्स को हम लोग लर्न करते हैं, लेकिन वर्ड्स के ही कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है ना। तो फाइनली क्या करते हैं हम लोग, सेंटेंस को बनाने के बाद ही उसको पढ़ते हैं, उसी सेंटेंस को फिर लिखते हैं, उसी सेंटेंस को बोलते हैं। कैसे लिखना, पढ़ना, बोलना है, तो लिखना, पढ़ना, बोलना है करेक्टली, यानी सही बोलना है, तभी वो ग्रामर कहलाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए, अगर हम लोग ग्रामर के टाइप्स के अगर बारे में बात करें, तो ग्रामर के मेनली अगर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसका 5 नाम होता है, जो नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, वो क्या क्या नाम है भाई। पहला नाम होता है इसमें ऑर्थोग्राफी, दूसरा नाम होता है एटिमोलॉजी, तीसरा जो नाम होता है सिंटैक्स, चौथा जो नाम होता है पंक्चुएशन, और पांचवा जो नाम होता है प्रोसोडी। ठीक है, यही इसके टाइप्स हैं। अगर सबके हिंदी के बारे में बात किया जाए तो हिंदी भी चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। एटिमोलॉजी जो होता है ये होता है शब्द विचार। सिंटेक्स जो होता है ये होता है वाक्य विचार। हालांकि ग्रामर में आगे जब पढ़ेंगे तो एक चैप्टर भी पढ़ना है सिंटेक्स, लेकिन वहाँ जो सिंटेक्स होता है उस सिंटेक्स को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, वो थोड़ा सा इससे अलग है। ये केवल आप यहाँ सीखेंगे सेंटेंस कैसे फॉर्म करता है, और ये होता है हमारा छंद विचार। ठीक है, यही नाम है। देखिए, तो ग्रामर के 5 टाइप्स हैं, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन और क्या है, प्रोसोडी, यानी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। अब देखिए ध्यान से, ऑर्थोग्राफी का मतलब वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है, लेटर होता है। वर्ण मीन्स क्या होता है, लेटर। एटिमोलॉजी का मतलब शब्द, शब्द का मतलब क्या होता है, वर्ड्स होता है। तो आप स्वाभाविक है जानते हैं कि सबसे पहले लेटर की बात करेंगे हम लोग, फिर उसी लेटर से क्या बनेगा, उसी लेटर से फिर बनेगा, बताइए, यस ऑब्वियसली शब्द बनेगा, यानी वर्ड्स बनेगा। फिर इसी वर्ड के कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, जिसको हम लोग सिंटेक्स यानी वाक्य विचार बोलते हैं। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि जो अलग अलग तरह का चिन्ह हम लोग बात करेंगे आगे फिर बाद में, जैसे फुल स्टॉप, जैसे कॉमा, है ना, कैसे कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ये पूरी बातें हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। मेनली 2-4 तो बिल्कुल जानना ही चाहिए आप लोगों को, विशेषकर कॉमा का यूज़, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन कहाँ यूज़ करेंगे। ज़्यादातर बच्चे तो ऐसा होते हैं जो ये जानते भी नहीं हैं कि किसे हम कॉलन बोलते हैं, किसे हम सेमी कॉलन बोलते हैं, है ना। कॉमा तक जानते हैं, कॉमा फुल स्टॉप जानते हैं, लेकिन उसके बाद के और भी जो साइन हैं जिसको हम पंक्चुएशन के अंतर्गत पढ़ते हैं वो लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए, राइट। प्रोसोडी, प्रोसोडी का मतलब यहाँ छंद विचार है।
जो लोग आप देखते होंगे पोएट्री वगैरह जब पढ़ते हैं, पोएम वगैरह, तो हम बहुत अलग अलग तरह का छंद यूज़ किया जाता है, ये प्रोसोडी का हिस्सा है। ठीक है, तो मेनली यही है हमारा। तो क्या हो गया भाई, ग्रामर सेट ऑफ रूल्स हो गया, जिसके अंतर्गत क्लाउज, फ्रेज, वर्ड, सेंटेंस। मेनली क्लाउज का मतलब उपवाक्य होता है, फ्रेज का मतलब मुहावरा होता है, वर्ड्स का मतलब शब्द, और सेंटेंस। देखिए इसमें और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम लोग बात करेंगे वन बाय वन कि क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फाइनली ये समझिए कि सेंटेंस है दिया हुआ, ये सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे और बोलेंगे। पहले पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे, और जब लिखेंगे तभी तो फिर बोलने का अभ्यास करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, करेक्टली करेंगे। तो ये सब चीज़ जो हमें सिखाता है ना, वही ग्रामर है। लेकिन कैसे, तो हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा, करेक्टली, एकदम सही, सुस्पष्ट और शुद्ध तरीके से होना चाहिए। राइट, चलिए फिर देखिए उसके बाद जो हम लोग अगर बात करें तो ऑर्थोग्राफी का मतलब, तो मैंने बताया अभी कि ऑर्थोग्राफी मतलब क्या होता है भाई, वर्ण विचार, जिसके अंतर्गत हम लोग लेटर के बारे में बात करते हैं, यानी लेटर पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसके अंतर्गत उसके बाद फिर क्या हो गया, तो लेटर पढ़ने के अंतर्गत आप जानते होंगे लेटर के बारे में कि लेटर में क्या क्या आता है, तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इन सब इसको आगे डिफाइन करने से पहले हम ये जान लें कि हमारा जो सिलेबस है वो किस ढंग से पढ़ना है। देखिए, तो सिलेबस को जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा हम नाम ले लेते हैं। सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पढ़ना है हम लोगों को सिलेबस में, पूरा का पूरा सिलेबस इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें स्टार्ट होता है कहाँ से भाई, नाउन से, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच, टोटल 8 नाम हो गया आपका, है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये टोटल 8 नाम लिखा गया है। इसमें हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नाउन को पढ़ने से पहले पहचानना सीखेंगे नाउन को पहचानते कैसे हैं। प्रोनाउन का बेसिक यूज़, ग्रामर का यही मेन 8 टॉपिक है, लेकिन इसी के अंतर्गत बहुत सारी बातें पढ़ने को मिलेगी हम लोग को। एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव के अंतर्गत जब हम लोग पढ़ेंगे तो यही हमारा क्या होगा, आर्टिकल होगा। देखिए इसको हम, आप यहाँ सिलेबस मान लीजिए अपना, कि आपको सिलेबस का एक एनालिसिस मिल रहा है कि एक्चुअली पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है, वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। वर्ब अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक क्यों है भाई, क्योंकि इसके अंतर्गत आप लोग वर्ब का यूज़ पढ़ते हैं, जहाँ पे मॉडल्स के बारे में बात करते हैं, है ना, मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो पढ़ते हैं आप लोग, काफ़ी कुछ पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब्स के फॉर्म को आप लोग याद करते हैं, मेन वर्ब के फॉर्म्स को आप लोग याद करते हैं। इसके अलावा फिर क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसी में फिर आप लोग टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं, टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हैं, और फाइनाइट वर्ब का मतलब सिंटैक्स पढ़ते हैं। फिर क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, तो जहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब हमने कहा, तो उसके अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, जिरंड पढ़ते हैं एंड पार्टिसिपल पढ़ते हैं, पार्टिसिपल। तो ये अपने आप में बड़ा चैप्टर होता है। इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर इसमें पढ़ने को मिलता है हम लोगों को, वॉइस और नरेशन, वॉइस और नरेशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक इसमें और होता है जिसको हम लोग मूड बोलते हैं, इसमें इसके अंतर्गत आप लोग मूड भी पढ़ते हैं। ठीक है, मूड। अब देखिए ये वॉइस नरेशन है। अब बोलिए सर टाइम एंड टेंस के अंतर्गत हम लोग और बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल स्पेशल सेंटेंस, कंडीशनल, जिसको कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तरह का टॉपिक आप इसके अंतर्गत केवल वर्ब के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो अपने आप में क्या है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, वर्ब, जहाँ मॉडल्स का यूज़, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़, मेन वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और उसको याद भी करेंगे हम लोग काफ़ी कुछ। टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस के अंतर्गत ही आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। इसी में एक चैप्टर होता है मूड, छोटा सा चैप्टर है। सिंटैक्स, उसके बाद फिर नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल पढ़ेंगे। उसके बाद वॉइस और नरेशन पढ़ेंगे। तो अपने आप में देख रहे हैं काफ़ी बड़ा चैप्टर है, और यही हमारा सबसे बड़ा बैकबोन होता है। ठीक है, क्यों बैकबोन होता है, क्योंकि वर्ब जब तक हमें कमांड नहीं रहेगा तो आप किसी भी सेंटेंस को इंटरलिंक नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते। आप खुद सोचिए कि सेंटेंस को इंटरलिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ये बात ऑब्वियस है,
लेकिन वर्ब के तौर पे ही इतना सारा कुछ हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर केवल इज ए मार की बात कर लेने से वर्ब नहीं होता है। वर्ब के बारे में बेसिक बातें सब जानना पड़ेगा आपको, विशेषकर उसके यूजेस के बारे में जानना पड़ेगा कि कहाँ ऑक्सिलरी होगा, क्या मॉडल्स होगा, क्या उसका मेन वर्ब होगा, ये सब कुछ जानना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए, उसके बाद फिर एडवर्ब होता है। इस एडवर्ब से, इसके अंतर्गत हम लोग एडवर्ब के काफ़ी यूजेस पढ़ते हैं, ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। प्रीपोजिशन ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है, जहाँ पे आपको फिक्स प्रीपोजिशन याद करना होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, क्योंकि बहुत सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पढ़ना होता है फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। क्या पढ़ना होता है? फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, ठीक है। कंजंक्शंस में आपको काफ़ी कुछ जो कनेक्टर्स होते हैं, इसका नाम ही है जोड़ने वाला, ये कुछ पढ़ना होता है कंजंक्शन में, इसके यूज के बारे में। इंटरजेक्शन ऐसा कोई टॉपिक है नहीं जहाँ पे आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़े, तो इंटरजेक्शन को हम लोग इसमें पढ़ते नहीं है, मेन रूप से हमारा चैप्टर इतना ही होता है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्पेशली एक चैप्टर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिटरमिनर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हो गया। उसी ढंग से हम लोग आर्टिकल्स की अगर एडवर्ब की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक और होता है जिसको हम लोग इंटेंसिफायर्स बोलते हैं या क्वालिफायर्स बोलते हैं। अब ये एडवर्ब से इंटेंसिफायर किस ढंग से अलग है, दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटीज़ है, क्या है, जो चूँकि इंटेंसिफायर्स जो है वो एडवर्ब्स का ही पार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि वो दोनों क्या हो सकता है, सिमिलर भी होगा, ठीक है। और प्रीपोजिशन को हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। कंजंक्शंस में कनेक्टर्स पढ़ेंगे। देखिए, जब ये सब जो आप चीज़ काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे तभी कुछ जो आप यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा बैकबोन क्या हमारा है, वर्ब्स है, तो वर्ब्स में इतना सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक छोटा सा मतलब मैंने काफ़ी ब्रीफली आपको सिलेबस का एनालाइज कर दिया है कि वास्तव में हमें ये कुछ पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर से हम लोग इस पूरे पार्ट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे फिर से, है ना। अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें रिमूव टू की बात नहीं की है, तो छोटा छोटा टॉपिक जो है रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, ये सब अभी इसमें मैंने डिफाइन नहीं किया है। आपको मैंने ब्रीफली बता दिया है कि ये टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना नाम होता है 8 में से 1 हटा दीजिए तो बाकी जो 7 बच जाता है, उसमें कुछ ऐसा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। मैंने ये ब्रीफली आपको डिफाइन कर दिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि और क्या क्या इसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग फिर वोकैब्स के बारे में अगर बात किया जाए तो वोकैब्स में जहाँ से सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चर्चा उसके बारे में कर लेते हैं, और थोड़ा चर्चा हम लोग लैंग्वेज के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सिलेबस हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन जो सवाल जहाँ से आता है ना, किस फॉर्मेट से सवाल आता है, हम लोग उसे बात करते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर ग्रामर से देखा जाए तो ग्रामर से जो सवाल आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, थोड़ा मैं पहले समझा दूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे हैं, ठीक है, जिन्हें सिलेबस पता नहीं होता है हमें पढ़ना क्या होता है। उसके बाद दूसरा होता है लैंग्वेज पोर्शन, और तीसरा होता है वोकैब पोर्शन। वोकैब्स का मतलब होता है वोकैबुलरीज, है ना, इसको हम लोग वर्ड सेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ग्रामर से जो मेनली सवाल आता है वो सवाल आता है कॉमन एरर का, और एक टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्या बोलते हैं भाई? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन मेनली ग्रामर से पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, है ना, हर एग्ज़ाम में। लैंग्वेज से जो सवाल आता है वो आता है आपको फिल करने के लिए, जिसको हम लोग फिलर बोलते हैं। यही फिलर जब सेंटेंस में ना होकर के एक पैसेज में होगा तो उसको हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन से सवाल आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग PQRA से बोलते हैं फेमस नाम के तौर पर। NDA CDS हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें है वो है कॉम्प्रीहेंशन। क्या है वो? कॉम्प्रीहेंशन है। इसी ढंग से यहाँ पे ग्रामर से ही एक टॉपिक और वॉइस से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं और नरेशन से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि बैंकिंग में आपको वॉइस नरेशन सवाल नहीं रहेगा डायरेक्टली दिया हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल कॉमन एरर के तौर पे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद वोकैब्स में जो सवाल आता है वो सवाल आता है सिनोनिम से, वो सवाल आता है आपका एंटोनिम से, वो सवाल आता है आपको स्पेलिंग रूल से। स्पेलिंग रूल कहने का मतलब ये है कि आपसे यहाँ 2 तरह का सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? या तो मिस स्पेल्ड फाइंड करने के लिए,
और मिस स्पेल्ड का मतलब क्या होता है भाई? रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड कहने का मतलब है कि गलत चुनना है आपको, ठीक है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से कोई एक सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेगा, तो वो करेक्टली स्पेल्ड हो गया। और बाकी 3 गलत, 3 अगर सही है, एक गलत है, तो उसको हम मिस स्पेल्ड या रॉन्गली स्पेल्ड बोलते हैं। तो ये पूछेगा आपसे, ठीक है। और इसी को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, जो तरीका दूसरा होता है करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। तो ये स्पेलिंग रूल से पूछेगा। उसके बाद क्या पूछेगा भाई? उसके बाद पूछेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या पूछेगा? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और फिर पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या पूछेगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग OWS बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है। तो ऐसा कुछ सवाल, ऐसा कुछ जो टर्म है वो किसी भी एग्जाम में मेनली यही पूछता है। टोटल कितना टॉपिक हो गया? वोकैब में हो गया सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग रूल्स, जिसके अंतर्गत मिस स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड है ना, दोनों, ईडियम्स, फ्रेजेस और OWS। तो 2, 3, 4, 5 इधर हो गया। फिलर, क्लोज, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग में इसको हम पारा जंबल भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी हर जगह ऐसा ही रहता है, NDS CDS जितना भी एग्जाम होता है। और इधर कॉम्प्रिहेंशन पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन कई बार बड़ा छोटा क्या होता है हम बात करेंगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। और ग्रामर से एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वॉइस नरेशन। तो 4 इधर हो गया आपका। ग्रामर में 4 टॉपिक मेनली, वोकैब में, लैंग्वेज में भी 4 टॉपिक, और वोकैब में कितना हो गया आपका? इधर हो गया आपका 5 टॉपिक। तो लगभग ये 13 टॉपिक से ही मेनली आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में पूछने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। तो ये था सिलेबस का थोड़ा सा एनालिसिस। हम लोग फिर इसके बारे में फिर आगे डिटेल से चर्चा करेंगे ही, है ना। लेकिन हम लोग इस दोनों सेक्शन को पढ़ने से पहले